हेलो स्टूडेंट, वेलकम हियर। आई एम दिनेश सागरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स कक्षा 12 की इस सीरीज में आज हम राष्ट्रीय आय की माप के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की माप की 3 विधियां, जिसमें उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि के अंतर्गत आज आय विधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन। मानव की आवश्यकताएं अनंत है और अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के साधन आय प्राप्त करते हैं और आय को वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय किया जाता है। इस प्रकार जो कुल उत्पादन होगा वह कुल आय के बराबर और कुल आय कुल व्यय के बराबर होगी। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय के प्रवाह के आधार पर राष्ट्रीय आय के मापन को 3 स्तरों पर मापा जा सकता है। पहला उत्पादन स्तर, दूसरा आय स्तर, तीसरा व्यय स्तर। सबसे पहले 3 स्तरों पर राष्ट्रीय आय के मापन का सुझाव प्रोफेसर जोसेफ शुम्पेटर ने दिया। इसके पश्चात सन 1935 में 3 स्तरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय आय की गणना एमसी मिशेल व प्रोफेसर कुजनेटस ने की। बाद में सन 1941 में मीड और स्टोन ने इंग्लैंड की राष्ट्रीय आय की गणना 3 स्तरों पर की। भारत में 3 स्तरों पर राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं। पहला उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। चलिए अब उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित की जाने वाली समस्त अंतिम वस्तुएं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी जोड़ ली जाती है। या हम कह सकते हैं किसी देश में उत्पादन की समस्त इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसे उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि कहा जाता है। आइए अब उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के विभिन्न चरणों के बारे में जानते हैं। उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना 3 चरणों में की जाती है। पहले चरण में उत्पादन की इकाइयों की पहचान व उनका वर्गीकरण किया जाता है। उसके पश्चात दूसरे चरण में शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है और फिर अंतिम और तीसरे चरण में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की गणना की जाती है। पहला चरण उत्पादन की इकाइयों की पहचान व वर्गीकरण। उत्पादन की इकाइयों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत उन वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को शामिल किया जाता है जिनका उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा किया जाता है। कृषि से संबंधित सभी कार्यों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे पशुपालन, मछली पालन, कृषि, वन खनन इत्यादि। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र एक प्रकार की वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं में बदलता है, जैसे कपास से कपड़े का उत्पादन। समस्त उद्योग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, संचार, यातायात, वाणिज्य इत्यादि। उत्पादन की इकाइयों की पहचान व उनका वर्गीकरण करने के पश्चात शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। वर्गीकृत 3 क्षेत्रों में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को उनकी मात्राओं के साथ गुणा करके क्षेत्रवार मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है, जिसे सकल मूल्य वृद्धि अथवा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध मूल्य वृद्धि में बदलने के लिए सकल मूल्य वृद्धि में से मध्यवर्ती उपभोग मूल्य व स्थिर पूंजी उपभोग मूल्य, जिसे मूल्य ह्रास भी कहा जाता है, वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है।
चलिए अब जानते हैं मध्यवर्ती उपभोग मूल्य क्या हैं। ये वे वस्तुएं होती है जिन्हें अन्य क्षेत्रों से उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में मंगाया जाता है। जैसे बिस्किट के उत्पादन में गेहूं का उपयोग किया जाता है। गेहूं व आटे का मूल्य मध्यवर्ती उपभोग मूल्य है। उदाहरण के लिए गेहूं का मूल्य 100 रुपये है, व आटे का मूल्य 110 रुपये है, व अंतिम वस्तु बिस्किट का मूल्य 120 रुपये है। सभी वस्तुओं के मूल्य का योग 330 रुपये है, जिसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य 210 है, जिससे घटाकर अंतिम वस्तु का मूल्य 120 प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास क्या है। जब मशीनों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, तब समय के साथ उनके कलपुर्जों में घिसावट होती है, जिससे उनके मूल्य में कमी आ जाती है, जिसे स्थायी पूंजी का उपभोग अथवा मूल्यह्रास कहा जाता है। चलिए अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी कहा जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जुड़कर उनकी बाजार कीमत में वृद्धि कर देती है। जैसे किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 10 रुपये है, वह उस पर 5 रुपये जीएसटी अथवा अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा लगाया जाता है। उसका बाजार मूल्य बढ़कर 15 रुपये हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध मूल्य वृद्धि के अनुमान के पश्चात उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ा जाता है, जिसे कुल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में से कुल वस्तुओं और सेवाओं के आयात को घटाकर निकाला जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय, शुद्ध मूल्य वृद्धि व उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर निकाला जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और सेकेंड पार्ट में हम राष्ट्रीय आय के मापन की अन्य विधियों का अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। स्टे एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड।